आधुनिक कविता का प्रारंभ 19वीं सदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने इस संबंध में चर्चा की थी कि 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग कहा जाता है। हिंदी कविता के आधुनिक काल से पूर्व साहित्य रचना में अनेक प्रकार की रूढ़ियाँ व्याप्त थीं। साहित्य के आलोचकों ने पूर्ववर्ती काल को रीतिकाल की संज्ञा दी है। रीति का अर्थ होता है एक परंपरा, परिपाटी और बंधी हुई प्रणाली। सचमुच आधुनिक काल से पूर्व का हिंदी काव्य रूढ़ी में बंधा हुआ एक बंधी हुई प्रणाली और पद्धति का काव्य था, जिसमें सामंती जीवन की विलासिता, रसिकता और श्रृंगारिकता से अलग हटकर जीवन के विस्तृत भावबोध का अभाव था। भारतेंदु युग में आकर कवियों और रचनाकारों ने एक विस्तृत भावबोध को अपनाया और कविता को बंधी हुई प्रणाली से मुक्त करके विस्तृत जीवन संदर्भ से जोड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हिंदी कविता आधुनिकता की ओर अग्रसर हुई। इस युग में हिंदी कविता भाषा, भाव और विषय के स्तर पर नया रूप धारण करने का प्रयास करती है। इस काल की कविता की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इस दौर में यथार्थ के प्रति आग्रह और सामंती अभिरुचि के प्रति एक विद्रोह का भाव कविता में देखने को मिलता है। काव्य को रीतिकालीन चारदीवारी से मुक्त करने में भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का ऐतिहासिक महत्व है। दरबारी काव्य परंपरा, नक्षिक वर्णन की प्रणाली, नायक नायिका का भेद, कविता को कुछ खास विषयों तक सीमित रखने की प्रवृत्ति, चमत्कार प्रियता और रूप विधान पर अतिरिक्त बल, इन सब से हिंदी कविता को मुक्ति मिली। प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति का थोड़ा बहुत सिलसिला चलता रहा। प्राचीन वैष्णव संस्कार और प्रेम की तल्लीनता में श्रृंगार भी जारी रहा, पर कविता को देश दशा वर्णन के माध्यम से सर्वथा नवीन भावभूमि पर खड़ा किया गया और उसे जनजीवन से जोड़ने का प्रयत्न आरंभ हुआ। ब्रजभाषा कविताओं के माध्यम से ही भारतेंदु और उनके सहयोगी मध्यकाल की दरबारी काव्य प्रवृत्ति का अंत करते हैं और कविता का जनता से सीधा संबंध स्थापित कर एक नई यथार्थवादी रचना प्रणाली का सूत्रपात करते हैं। राधाचरण गोस्वामी ने होली के त्योहार के समय फाग लिखते हुए कहा है कि ढप बाजियो भरत भिकारी को, केसर रंग गुलाल भूल गयो, को पूछत नहीं पिचकारी को, बिन धन अन्न लोग सब व्याकुल, भई कठिन विपत नर नारी को, चौंदेसी काल परियो भारत में, भय उपजियो महामारी को। इस दौर की कविता में सुधार की भावना भी देखने को मिलती है। इस युग के साहित्यकार कवि की अपेक्षा समाज सुधारक अधिक थे। उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों, धार्मिक मिथ्याचार, छुआछूत, बाल विवाह, जन्म पत्री देखकर विवाह करना, मूर्ति पूजा आदि ढकोसलों, अंधविश्वासों आदि का खुलकर विरोध किया। भारत दुर्दशा में भारतेंदु एक पात्र के मुंह से कहलवाते हैं, बहु देवी देवता भूत प्रेत आदि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए, हिंदू घबराई। इस काल की कविता में राष्ट्रीय चेतना की भी अभिव्यक्ति हुई है। भारतेंदु के समय की कविता औपनिवेशिक अंग्रेजी राज की चालबाजियों, झूठे आश्वासनों, भारत के आर्थिक शोषण, पुलिस और प्रशासन द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों की पोल खोल कर रख देती है। अंग्रेज अब लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि हंसकर देश को लूटने में लगे हैं। भारतेंदु कहते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। अंग्रेजी के पक्षधर होते हुए भी भारतेंदु निज भाषा उन्नति का जोर शोर से पक्ष लेते हैं। वे मानते हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ अपनी भाषाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। वे कहते हैं, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। वे इस दौर की कविता में अंग्रेजी राज्य की भी आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। अंग्रेजी राज की आलोचना इस युग की कविता
को नाटकीयता की एक नई शक्ति से अनुप्राणित करती है। भारतेंदु की सूझबूझ देखिए। पैधन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी का सूत्र पकड़कर उन्होंने अंग्रेजों की लूट की बुनियादी तौर से पर्दाफाश कर दिया है। भारतेंदु जब खड़ी बोली में चूरण का लटका लिखते हैं तो हिंदी नवजागरण की प्रखरता और जीवंतता को अभिव्यक्त कर सचमुच नवयुग के वैतालिक के स्वर में बोलने लगते हैं। साम्राज्यवादी साहेब लोग किस तरह से पूरे देश को हजम कर जाते हैं। चूरण साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरण पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। उस दौर की कविता में हमें श्रृंगार परक काव्य की भी झलक देखने को मिलती है। भारतेंदु युग के कवियों ने प्रकृति सौंदर्य, प्रेम से परिपूर्ण श्रृंगार परक रचनाएं भी लिखी हैं। रीतिकाल की कविता की भांति राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं और प्रेम मार्ग की कठिनाइयों और प्रेम की परिभाषा को उन्होंने निरूपित किया है। अति सूक्ष्म कोमल अति पतरो अति दूर, प्रेम कठिन सबसे सदा, नित एक रस भरपूर। कविता की भाषा खड़ी बोली हो या ब्रज भाषा, इसको लेकर जो विवाद चला उसमें भारतेंदु के प्रमुख सहयोगी राधाचरण गोस्वामी का मत था कि कविता तो ब्रज भाषा में ही होनी चाहिए। भारतेंदु ने कविता की भाषा को लेकर दो टूक खड़ी बोली के पक्ष में कभी राय नहीं दी, पर खड़ी बोली हिंदी और उर्दू में कविता लिखने का प्रयास वे करते रहे। वे कहते हैं, भजन करो श्री कृष्ण का मिल कर के सब लोग, सिद्ध होगा काम और छूटेगा सब सोग। भारतेंदु के समय में खड़ी बोली में जो कविताएं लिखी गई उनमें ब्रज की केंचुल छोड़कर अपना नया रूप धारण करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। भारत मित्र नामक पत्र में खड़ी बोली की उन्होंने 3 कविताएं 3 भिन्न भिन्न छंदों में प्रकाशन के लिए भेजी थीं। एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सांझ सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है, हम सब एक दिन उड़ जाएंगे, यह दिन 4 बसेरा है। 8 बेर नौबत बज बज कर मुझको याद दिलाती है, जाग जाग तू देख घड़ी यह कैसी दौड़ी आती है। कविता के क्षेत्र में भारतेंदु युग की सीमा भी आचार्य शुक्ल ने बताई है, लेकिन समग्रतः कहा जा सकता है कि आधुनिकता का नवांकुर यहीं से जन्म लेता है। कविता केवल दिल बहलाव या भगवत भक्ति की ही चीज़ नहीं, बल्कि जनहित, समाज सुधार और देश दशा जैसे विषयों पर भी कविता की रचना से भारतेंदु युग के कवियों ने आधुनिकता के आरंभ के लिए जमीन तैयार की। आज हमने भारतेंदु के समय की कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा की है। आने वाले व्याख्यान में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी या जिसे द्विवेदी युग की भी संज्ञा दी जाती है, उस दौर की कविता की प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे।